ये कहानी है लखन और बिरजू नाम के दो दोस्तों की। बिरजू और लखन दोनों ही बचपन के पक्के दोस्त थे। समय के साथ साथ अब दोनों बड़े हो चुके थे और दोनों की शादी हो चुकी थी। लखन की पत्नी का नाम सीमा है और उनकी एक प्यारी सी बेटी है। लखन की पत्नी सीमा बहुत समझदार और सहनशील है। बिरजू की पत्नी का नाम अनुराधा है। उनको दो प्यारे से बच्चे हैं। लखन और बिरजू दोनों ही बड़े व्यापारियों के दुकानों पर मजदूरी करते थे और मजदूरी से जो पैसे आते वह दोनों अपनी अपनी पत्नियों को दे देते थे। लेकिन कुछ समय से लखन के पास कोई काम नहीं था, जिससे उनके घर में बहुत परेशानी हो रही थी। आखिर ऐसे कब तक चलेगा? हमें खर्चा चलाने के लिए पैसे की जरूरत है। मेरे पास माँ के दिए जो कंगन थे उसे गिरवी रखकर इस हफ्ते का राशन जैसे तैसे लेकर आई हूँ। अब ऐसा और नहीं चलेगा। तुम कब से घर पर बैठे हो? कोई काम क्यों नहीं ढूंढते? मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन अब भी कुछ काम मिल नहीं रहा है। तुम जानती हो कि बाहर कितनी मुश्किलें हैं। मैं समझती हूँ, लेकिन तुम और भी कोशिश कर सकते हो। हमारे बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च सब कैसे चलेगा? बिरजू को देखो, वो भी तो रोज काम पर जाता है और तुम्हें देखो, रोज यूं ही खाली हाथ लौट आते हो। तुम जाकर बिरजू से ही बात करके देखो, क्या पता वही तुम्हें कहीं काम दिलवा दे। तुम ठीक कहती हो सीमा। मुझे एक बार बिरजू से इस बारे में बात करके देखना चाहिए। तुम फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम बस मुझे कुछ समय दो। अगली सुबह लखन बिरजू के घर जाता है। घर पर कोई है क्या? बिरजू भाई, ओ बिरजू भाई, बाहर आओ। जी लखन भैया, कहिए कैसे आना हुआ? भाभी जी, जरा बिरजू को बुला दीजिए। वो अभी घर पर नहीं है, शायद सुरेंद्र चाचा के खेतों पर होंगे। अगर जरूरी काम है तो आप खेतों पर जाकर मिल लीजिए। लखन खेतों की ओर निकल पड़ता है। बिरजू, क्या तुम्हारे यहाँ काम करने की कोई जगह है? मुझे भी कोई नौकरी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। देख लखन, मुझे तो इस बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरे साथ सेठ जी के पास चल सकते हो। हम उनसे बात कर सकते हैं। अगर कोई काम होगा तो तुम्हें जरूर रख लेंगे। अच्छा है बिरजू, मैं तो बस किसी भी तरह से काम करना चाहता हूँ। चलो, हम सुबह ही चल पड़ते हैं। हाँ ठीक है, कल सुबह जल्दी मिलते हैं। अगले दिन सुबह। लखन, आ गए तुम? चलो चलते हैं सेठ जी के पास। हाँ बिरजू भाई, मैं तैयार हूँ। बाजार चलते हैं और वहीं उनसे बात करेंगे। दोनों दोस्त काम की तलाश में जंगल के रास्ते निकल पड़ते हैं। रास्ता काफी लंबा था। उन्हें चलते चलते काफी समय बीत गया था। तभी अचानक आसमान में जोरदार बादल गरजने की आवाज गूंजती है और देखते ही देखते जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। जोरदार बारिश होने की वजह से लखन और बिरजू दोनों वहीं एक पेड़ के पास रुक जाते हैं। भाई बिरजू, बारिश तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर इतनी ज्यादा बारिश में आगे बढ़ेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। हमें अभी कुछ देर यहीं रुकना होगा। तभी लखन की नजर एक झोपड़ी पर जाती है और वह बिरजू को इशारे करते हुए कहता है, बिरजू भाई, वह देखो, एक वहाँ एक कुटिया है। चलो वहाँ किसी से मदद मांगते हैं। क्या पता वह थोड़ी देर अपनी कुटिया में हमें रुकने दे, जब तक कि यह बारिश नहीं थम जाती। दोनों दोस्त उस कुटिया के पास पहुंचते हैं। कोई है क्या? हमें थोड़ी सी मदद चाहिए थी। हाँ बेटा, अंदर आ जाओ। जब दोनों अंदर आते हैं तो उन्होंने देखा कि अंदर एक बूढ़ी माँ बैठी हुई थी। अम्मा, हमें थोड़ी मदद की तलाश थी। हम बाजार के लिए निकले थे और अचानक से जोरदार बारिश शुरू हो गई और हम इसी जंगल में फंस गए। थोड़ी आश्रय की जरूरत थी जब तक कि बारिश बंद नहीं हो जाती। अगर आप बुरा ना मानो तो कुछ देर हम आपकी झोपड़ी में गुजार सकते हैं। बस बारिश रुकने के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। हाँ क्यों नहीं बेटा, बैठो। तुम जितनी देर चाहे यहाँ रुक सकते हो। दोनों वहाँ चुपचाप बैठ जाते हैं। बूढ़ी माँ चूल्हे पर खाना बना रही थी। खाने की बहुत सुगंधित खुशबू आ रही थी। खाने की खुशबू दोनों का ध्यान बार बार चूल्हे की तरफ ले जा रही थी, पर वह यह सोचकर अपने मन को मार लेते कि बूढ़ी अम्मा ने थोड़ा सा ही पकाया होगा। अम्मा उन दोनों की मन की बातें अच्छे से पढ़ लेती हैं। आ जाओ बेटा, खाना खा लो, खाना पक गया है। दोनों का मन तो खाने के लिए काफी कर रहा था, पर वह अपने मन को टालते हुए कहते हैं, नहीं अम्मा,
आप खाओ। आपने तो थोड़ा ही खाना पकाया होगा, पहले आप खा लो। बेटा यहाँ पर हम तीनों के लिए ही पर्याप्त खाना है, आओ खा लो। अम्मा, यह खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसा स्वाद तो हमने आज से पहले कभी नहीं चखा। अम्मा, आप यहाँ इतने घने जंगल में अकेले रहते हो, आपका क्या कोई परिवार नहीं है? बेटा मेरा भी एक जमाने में भरा फूला परिवार था। हम एक छोटे से गांव में रहते थे। एक दिन अचानक से उस गांव में भयंकर तूफान के साथ बाढ़ आया और मेरे पति, बेटे, बहू, पोते सबको बहा ले गया। बस मैं ही बच गई और अब मैं इस जंगल में रहती हूँ। मेरा अपना कोई नहीं है। अम्मा, आप इतने घने जंगल में अकेले कैसे रहती हैं? अम्मा, आपको डर नहीं लगता? बेटा डर किस चीज का, बस शुरू शुरू में थोड़ा सा अकेलापन सा लगता था, मगर अब इन सब की मुझे आदत सी हो गई है। अम्मा, अगर आप बुरा ना मानो तो आप हमारे घर चलकर रह सकते हो। मेरे घर में मेरी पत्नी और मेरे बच्चे हैं। मेरी माँ बहुत जल्दी मुझे छोड़कर चली गई। अगर आप हमारे साथ चलोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपको यहाँ इस घने जंगल में रहने की कोई जरूरत नहीं। अम्मा, आप मेरे साथ चलो। अम्मा लखन की तरफ देखती हैं। नहीं बेटा, अब मैं यही खुश हूँ। ये जंगल ही मेरा घर है। मुझे अब इस शांति भरे माहौल में ही रहना अच्छा लगता है। पर तुमने मुझसे पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर में बारिश थम जाती है। अच्छा अम्मा, बारिश थम गई है, अब हम चलते हैं। अम्मा, एक बार आप फिर सोच लीजिए। अगर आप हमारे साथ चलना चाहे तो आप चल सकती हैं। नहीं बेटा, तुम्हारा शुक्रिया, पर मैं यहीं पर खुश हूँ। ये जंगल ही अब मेरा घर है। अम्मा, आज्ञा दीजिए, अब हम चलते हैं। रुको बेटा, तुम मुझे बहुत ही नेक दिल लगे हो। मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहती हूँ। बूढ़ी अम्मा एक संदूक उठाती है और वह संदूक लखन और बिरजू को थमाते हुए कहती है, बेटा, यह मेरे जीवन की जमा पूंजी है जो मैं तुम्हें दे रही हूँ। मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब मेरे यह किसी काम की नहीं। तुम दोनों इसे रख सकते हो और इसमें जो भी है उसे तुम आपस में आधा आधा बांट लेना। अम्मा, इसमें क्या है? तुम ही खोल कर देख लो, इसमें क्या है। जब वह संदूक को खोलते हैं तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं, जिसको देखकर वह दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इतने सारे सोने के सिक्के? अम्मा, आप इतने सारे सोने के सिक्के हमें क्यों दे रही हैं? बेटा मेरा अब यहाँ कोई अपना है ही नहीं और तुम मुझे बहुत नेक दिल इंसान लगे और तुम्हारे पहनावे से तुम काफी गरीब और असहाय प्रतीत हो रहे हो। इसीलिए मैंने तुम्हें यह देने का निर्णय लिया है। अब तुम दोनों इसे रख सकते हो। इस पर तुम दोनों का बराबर का हक है। दोनों बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद कहकर वहां से अपने गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। आज वह दोनों बहुत खुश थे। उनके हाथ एक सोने की खदान जो लग गई थी। दोनों अपने अलग अलग सपने सजा रहे थे। इन पैसों से मैं सबसे पहले अपना एक छोटा सा कारोबार खोलूंगा और हाँ, अपना एक सुंदर सा घर भी बनाऊंगा। इसमें एक सुंदर सा शीशा भी लगाऊंगा। मेरी पत्नी को शीशा देखना बहुत पसंद है ना, और अपनी बिटिया के लिए एक सुंदर बस्ता भी लाऊंगा। वह काफी दिन से मुझसे बस्ते की मांग कर रही थी और उसका एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवाऊंगा। इतने सारे सोने के सिक्के, इससे तो मेरी किस्मत ही बदल जाएगी। मैं तो गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। सबसे पहले मैं अपने लिए सुंदर सा घर बनवाऊंगा और उसमें नौकर चाकर होंगे जो मेरे आगे पीछे घूमेंगे। इतने सारे सोने के सिक्के से तो मैं आराम से पूरी जिंदगी बैठकर खा सकता हूँ। मुझे तो कोई काम करने की जरूरत भी नहीं होगी। बिरजू यह सब सोच ही रहा था, तभी लखन बीच में बोल पड़ता है। बिरजू भाई, घर पहुंचते ही हम इन सिक्कों को आधा आधा बांट लेंगे। लखन के मुंह से सिक्कों को आधा आधा बांटने का ख्याल सुनकर बिरजू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वह मन ही मन सोचता है, सिक्कों को आधा आधा बांटना मतलब मेरे सपने भी आधे आधे बांटना। भला इन सिक्कों को मैं इस लखन के साथ क्यों बांटूं? मुझे ये सारे के सारे सोने के सिक्के चाहिए। मैं इन सिक्कों को भला बराबर क्यों बांटूं? मुझे तो पूरे के पूरे सिक्के चाहिए। पर मैं ऐसा क्या करूं जो ये सिक्के केवल मुझे मिले? यह लखन तो घर पहुंचते ही आधे सिक्के ले ही लेगा। मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा। दोनों अपनी अपनी सोच में आगे बढ़ जा रहे थे। चलते चलते वह एक नदी के रास्ते से गुजर रहे थे।
नदी को देखकर बिरजू को एक ख्याल आता है और वह बिना कुछ सोच लखन को उस नदी में धक्का दे देता है। लखन जैसे ही नदी में गिरता है वह बिरजू को आवाज लगाता है, बिरजू भाई मुझे बचाओ, मैं इस नदी में गिर गया हूँ, मुझे बचाओ बिरजू भाई, मुझे बचाओ। लखन भाई, तुम इस नदी में गिरे नहीं हो, बल्कि मैंने तुम्हें धक्का दिया है ताकि यह सोने के सिक्के मुझे तुम्हारे साथ बटाना ना पड़े। अब ये सारे सोने के सिक्के मेरे हुए। बिरजू वहाँ से चुपचाप खिसक लेता है और बेचारा लखन उस पानी में ही डूब जाता है। रात के समय बिरजू जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि लखन की पत्नी अपने घर के बाहर अपने पति का इंतजार कर रही है। जब सीमा ने बिरजू को आते हुए देखा तो उसने बिरजू से पूछा, भैया लखन जी नहीं आए, वह कहाँ रह गए? वह भी तो आपके साथ ही गए थे ना? बिरजू ने सारी बातों को छुपाते हुए कहा, हाँ बहन, लखन और मैं हम दोनों साथ ही गए थे और मैंने अपने मालिक से लखन की बात भी करवाई थी और मालिक ने उसे कल से काम पर आने को भी कह दिया था। इसके बाद लखन वहाँ से चला गया था और मैं काम करके अभी घर लौटा हूँ। ये सुनकर लखन की पत्नी और भी घबरा जाती है। भैया लखन जी अभी तक घर नहीं आए हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा वे कहाँ गए। वो ठीक तो होंगे ना? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। चिंता मत करो बहन, हो सकता है उसने कहीं और जगह भी काम की तलाश की हो और ज्यादा रात होने की वजह से वह वहीं कहीं रुक गया हो। आप सुबह तक का इंतजार करो, मुझे पक्का विश्वास है वह सुबह तक घर आ जाएगा। इतना कहकर बिरजू अपने घर को निकल जाता है। लखन की पत्नी बहुत घबराई हुई थी, लेकिन बिरजू ने उसे सहमति जताते हुए कहा कि आप सुबह तक का इंतजार करो। इसलिए लखन की पत्नी ने किसी तरह सुबह तक का इंतजार किया। था लखन अभी तक घर नहीं लौटा था, जिससे उसकी पत्नी बहुत घबरा गई थी। वह बिरजू के घर जाती है। भैया लखन जी अभी तक घर नहीं आए हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा वे कहाँ गए। वो ठीक तो होंगे ना? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। बिरजू परेशान होने का दिखावा करता है और कहता है, आप चिंता मत करो सीमा बहन, मैं अभी जाकर लखन का पता लगाता हूँ और अपने साथ लेकर आता हूँ। बिरजू ने सीमा को सहमति जताते हुए घर से बाहर चला गया और दूर जाकर जंगल में ही बैठ गया। लखन तो अब शायद कभी नहीं आएगा सीमा बहन जी, अब आपको पूरी जिंदगी ऐसे ही काटनी पड़ेगी। थोड़ी देर यही रुकता हूँ, बाद में जाकर कह दूंगा कि मैंने लखन को बहुत ढूंढा लेकिन लखन कहीं नहीं मिला, और उसके बाद मैं उन सोने को सिक्कों को बेचकर बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। अभी तक तो यह बात मैंने अपनी पत्नी को भी नहीं बताई है, सबसे पहले उसे भी यह बात बतानी होगी, वह भी बहुत खुश हो जाएगी। कल रात तो मैं चुपचाप दबे पांव कमरे में जाकर उन सोने के सिक्कों को छुपा दिया था, लेकिन कहीं अगर मेरी पत्नी की उन सोने के सिक्कों पर नजर पड़ गई तो वह पूरे गांव में शोर मचा देगी। मुझे घर के लिए निकलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। बिरजू वहाँ थोड़े देर आराम करता है और आराम करने के 4-5 घंटे बाद वह फिर अपने घर के लिए निकल पड़ता है। वह बहुत निराश होने का दिखावा करके सीमा के घर पहुंचता है और सीमा को आवाज लगाता है, सीमा बहन, ओ सीमा बहन, बाहर आओ। सीमा बाहर आती है और वह सीमा को बताता है कि उसने लखन को बहुत ढूंढा और उसे लखन कहीं भी नहीं मिला। सीमा बहन, मैंने लखन को बहुत ढूंढा लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला, पता नहीं लखन भाई कहाँ है। तभी सीमा के पीछे से लखन बाहर आता है। लखन को अपने सामने जीता जागता देखकर बिरजू के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। लखन, तुम यहाँ कैसे? क्यों बिरजू भैया, मुझे यहाँ देखकर तुम्हें खुशी नहीं हो रही? बिरजू लखन की बातों का कोई जवाब नहीं देता। बिरजू का दिल धक धक कर रहा था क्योंकि वह लखन को देखकर बहुत हैरान था और उसको लखन से डर भी बहुत लग रहा था। लखन ने सीमा बहन को सारी बातें बता दी होगी। है प्रभु, अब तो मुझे कोई नहीं बचा सकता, मुझे यहाँ से जल्द ही निकल लेना चाहिए, वरना ये लखन तो मुझे जेल भिजवा कर ही मानेगा। जल्दी से घर जाकर अपनी पत्नी के साथ कहीं दूर भाग जाऊंगा और यह लखन मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। लखन ने अभी तक सीमा को कुछ नहीं बताया था। बिरजू और लेखन चुपचाप बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। बिरजू बिना कुछ बोले वहाँ से चुपचाप दबे पांव वहाँ से खिसक लेता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यह लखन तो बच गया, पर यह बचा कैसे? इसे तो तैरना भी नहीं आता था, आखिर ये पानी में से बाहर कैसे आया? मैं आज ही अपनी पत्नी के साथ इस संदूक को लेकर इस गांव से हमेशा हमेशा के लिए भाग जाऊंगा। बिरजू ये सब सोच ही रहा था
कि तभी उसको उस संदूक का ध्यान आता है और वह उस संदूक के पास जाता है। संदूक को देखकर बिरजू के जान में जान आती है। हे भगवान, ये सब कैसे हुआ? मेरे सोने के सिक्के कहाँ गए? कहीं उस लखन ने तो नहीं चुरा लिए और ये कंकड़ भर दिए? बिरजू ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके सामने बूढ़ी अम्मा प्रकट हो जाती है। अचानक बूढ़ी अम्मा को अपने सामने देखकर बिरजू बहुत हैरान हो जाता है। अम्मा, आप यहाँ कैसे? अपनी गंदी जुबान से मुझे अम्मा मत कह दुष्ट। तुम बहुत दुष्ट और पापी व्यक्ति हो। तुमने अपने दोस्त के साथ इतना बुरा कर्म किया, यही तुम्हारी कर्मों की सजा है। तुमने इस सोने के सिक्के के लिए अपने दोस्त को मारने की कोशिश की। लो, अब तुम्हारे पास ना तुम्हारा वो दोस्त है और ना ही सोने के सिक्के। अब तुम सारी जिंदगी इस कंकड़ से ही खेलते रहना और अमीर बनने के सपने देखना। अम्मा, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में बहक गया था। माफ उसे किया जाता है जिसने कोई गलती की हो, और तुमने गलती नहीं, तुमने एक गुनाह किया है, अपने दोस्त को जान से मारने का। किसी व्यक्ति की जान लेने की कोशिश की है तुमने, और अब यही तुम्हारी सजा है। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा वहां से चली जाती है। बिरजू को अपनी करनी पर बहुत पछतावा होता है। बिरजू अपने पास से सब कुछ गवा देता है जिसके उसने सपने देखे थे। लखन अपनी पत्नी सीमा के साथ अंदर जाता है। लखन के मन में काफी उथल पुथल चल रही थी। मैं क्या करूं? सीमा को वह बताऊं जो मेरे साथ हुआ या नहीं? अगर मैंने बताया तो यह बहुत परेशान हो जाएगी। लेकिन जो बिरजू ने मेरे साथ किया वह बिल्कुल सही नहीं किया। लेकिन अगर मैं सीमा को सच बताया तो मुझे पक्का यकीन है कि ये बिरजू को पुलिस के हवाले कर देगी और बिरजू की बाकी की जिंदगी जेल के सलाखों के पीछे होगी। लेकिन अगर ऐसा होगा तो बिरजू के साथ साथ उसके मासूम बीवी बच्चों को भी इसकी सजा झेलनी पड़ेगी और उनके घर में तो कमाने वाला बस बिरजू ही है। अगर वह जेल में रहेगा तो उसके बीवी बच्चे अकेले पड़ जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर जो की गलती की सजा तो उनकी मासूम बच्चों को नहीं दे सकता। लेकिन बिरजू ने भी मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने कितने सारे सपने देखे थे। उसने वह सारे सोने के सिक्के मुझसे छीन लिए और मेरे सपने भी। लखन ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहां पर बूढ़ी अम्मा प्रकट हो जाती है। बुद्धि अम्मा को देखकर लखन बहुत हैरान भी था और खुश भी। आप यहाँ कैसे? और आपको मेरे घर का पता कैसे मिला? लखन बेटा, मैं हर जगह आ सकती हूँ। मुझे हर जगह का पता मालूम है। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा अपने जादू से एक संदूक प्रकट करती है। अम्मा, यह तो वही संदूक है ना जो आपने मुझे दिया था? हाँ लखन बेटा, ये वही संदूक है और अब यह तुम्हारा हुआ। पर माँ, यह संदूक तो बिरजू के पास था ना? हाँ, बिरजू के पास जो होना चाहिए था वह उसे मिल गया है, और तुम्हारे पास जो होना चाहिए वह यह है। जैसे ही लखन उस संदूक को खोला, उसने देखा वह संदूक सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। अम्मा, इसमें तो बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। अब तुम इस संदूक को अपने पास रखो। अब यह सब तुम्हारा है, इसे संभाल कर रखना। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा वहाँ से गायब हो जाती है। ये कौन थी और ये अचानक से कहाँ गई? यह तो मुझे भी नहीं पता। मैं तो इन्हें आम इंसान समझ रहा था, लेकिन लगता है यह कोई फरिश्ता थी जो हमारी मदद करने आई थी। जी, इतने सारे सोने के सिक्के, इससे तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे और हमारे सारे सपने इससे पूरे हो जाएंगे। हाँ सीमा, इससे हम अपने सारे सपने पूरे करेंगे जो हमने देखे थे।